क्या कोई इंसान सिर्फ एक तस्वीर देखकर किसी से इतना प्यार कर सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे? और क्या कोई राजकुमारी किसी ऐसे इंसान के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी इज्जत सब छोड़ सकती है जिसे उसने कभी देखा भी नहीं? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है एक ऐसे प्यार की जो आज भी हिंदुस्तान के दिलों में जिंदा है। यह कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। बात है आज से करीब 850 साल पहले की। हिंदुस्तान में एक नाम था जो हर तरफ गूंजता था, पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली और अजमेर का वो राजा जिसे लोग राय पिथौरा कहते थे, जिसकी तलवार की धार से दुश्मन थरथराते थे, जिसकी आंखों में आग थी और दिल में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू। पृथ्वीराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक योद्धा थे, एक शायर थे, एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रजा के लिए जीता था। लोग कहते थे जब पृथ्वीराज मैदान में उतरते हैं तो धरती भी उनके कदमों की इज्जत करती है। उनके घोड़े की टापों की आवाज सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। लेकिन इस महान राजा के दिल में एक जगह थी जो अब तक खाली थी। दूसरी तरफ कन्नौज में एक राजा था, जयचंद राठौड़, एक घमंडी ताकतवर राजा जो खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा मानता था। और उसकी एक बेटी थी, संयोगिता, बस यह नाम ही काफी था। कन्नौज के महल में जब संयोगिता चलती थी तो लगता था जैसे कोई चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, गहरी, बोलती हुई। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो हर देखने वाले को रोक लेता था। लेकिन संयोगिता सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और सबसे बड़ी बात, वो बेखौफ थी। वो उस जमाने की लड़की नहीं थी जो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार करे। वो अपने मन की बात कहती थी, वो सोचती थी, वो सपने देखती थी, और उसके सपनों में एक चेहरा था, एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। पृथ्वीराज चौहान हुआ यूं कि कन्नौज के एक कवि थे, चंद बरदाई पृथ्वीराज के सबसे करीबी दोस्त थे। वो उनके दरबार के कवि थे, उनके साथी थे, उनकी हर बात के गवाह थे। एक बार चंद बरदाई कन्नौज गए और वहां उन्होंने संयोगिता को देखा। उन्होंने देखा कि संयोगिता के कमरे में एक तस्वीर है, पृथ्वीराज की तस्वीर। संयोगिता ने किसी से पृथ्वीराज की बहादुरी की कहानियां सुनी थीं। किसी ने उनका एक चित्र बनाकर दिया था और संयोगिता ने उस चित्र को अपने कमरे में सजा रखा था। वो रोज उस तस्वीर को देखती थी, रोज सोचती थी, काश एक बार इस इंसान से मिल सकती। जब चंद बरदाई वापस दिल्ली आए तो उन्होंने पृथ्वीराज को यह बात बताई और पृथ्वीराज के दिल में कुछ हलचल मची। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने भी एक कुशल चित्रकार बुलाया और कहा, संयोगिता का चित्र बनाओ। वो चित्र जब पृथ्वीराज के सामने आया तो वो बस देखते ही रह गए। कहते हैं पृथ्वीराज उस दिन काफी देर तक चुप रहे। कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो तस्वीर और उनकी आंखें। और उसी पल से पृथ्वीराज के दिल में संयोगिता बस गई। अब बात करते हैं जयचंद की। जयचंद पृथ्वीराज से जलता था। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज की शोहरत हर तरफ फैली थी। लोग पृथ्वीराज का नाम लेते थे, उनकी तारीफ करते थे, और यह बात जयचंद को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जयचंद ने एक बड़ा यज्ञ रखा, राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ में उसने पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। यह एक अपमान था, सबके सामने खुला अपमान। और सिर्फ यही नहीं, जयचंद ने एक और काम किया जो उसकी नफरत को साफ दिखाता था। यज्ञ के दरवाजे पर जहां द्वारपाल खड़ा होता है, वहां जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति रखवाई। मतलब तुम्हारी जगह मेरे दरवाजे की रखवाली करना है। यह सुनकर पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। लेकिन सबसे ज्यादा आग किसके दिल में लगी? संयोगिता के दिल में। वो अपने पिता की इस हरकत से शर्मिंदा थी, गुस्से में थी और दुखी थी। उसने सोचा, जो इंसान इतना महान है उसका इस तरह अपमान, यह गलत है। और उसी दिन संयोगिता ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदल देगा। संयोगिता ने चंद बरदाई को एक गुप्त संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, पृथ्वीराज से कहो मैं उनकी हूं, हमेशा से और हमेशा रहूंगी। जब यह संदेश पृथ्वीराज तक पहुंचा
तो उनके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने चंदबरदाई की तरफ देखा। चंदबरदाई मुस्कुराए और पृथ्वीराज ने एक फैसला किया। वो जाएंगे कन्नौज, जयचंद के उस यज्ञ में जहां उन्हें बुलाया नहीं गया था, जहां उनकी मूर्ति द्वारपाल की जगह रखी थी। वो जाएंगे और संयोगिता को लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यज्ञ शुरू हुआ। कन्नौज का महल सजा था। दूर दूर से राजा आए थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और महल के दरवाजे पर पत्थर की एक मूर्ति खड़ी थी। पृथ्वीराज की। जयचंद खुश था। देखो, पृथ्वीराज मेरे दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन अंदर महल में संयोगिता उस मूर्ति को देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वो महल से बाहर आई, सबके सामने, सारे राजाओं के सामने, और उस मूर्ति के पास जाकर उसने उस मूर्ति को माला पहना दी। स्वयंवर की माला, जो माला किसी जिंदा राजा को मिलनी चाहिए थी, वो संयोगिता ने पत्थर की मूर्ति को पहना दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जयचंद का चेहरा लाल हो गया। यह क्या मतलब है? संयोगिता ने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए सिर्फ एक ही राजा है, पृथ्वीराज चौहान। और उसी पल महल के पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। पृथ्वीराज आए थे, चंदबरदाई के साथ, कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ, छुपकर, पहले से तैयार। उन्होंने महल में प्रवेश किया, भीड़ में से रास्ता बनाया और संयोगिता के पास पहुंचे। दोनों की आंखें मिली। पहली बार उस एक पल में सारी दुनिया रुक गई। वो सारी कहानियां, वो तस्वीरें, वो खत, वो इंतजार, सब इसी एक पल में आकर मिल गए। पृथ्वीराज ने हाथ आगे बढ़ाया और संयोगिता ने उनका हाथ थाम लिया। पूरे दरबार में शोर मच गया। जयचंद चिल्लाया, रोको उन्हें। लेकिन तब तक पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर घोड़े पर बैठ चुके थे। घोड़े ने उड़ान भरी और कन्नौज का महल पीछे छूट गया। दिल्ली में जश्न था। पृथ्वीराज और संयोगिता की शादी हुई। पूरे राज्य में दिए जले। लोगों ने जश्न मनाया। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह दो दिलों का मिलन था जो बिना मिले एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दिन, वो रातें खुशियों से भरी थीं। लेकिन दूर कन्नौज में जयचंद बैठा था। उसका दिल जल रहा था। उसकी बेटी ने उसे सबके सामने अपमानित किया था और पृथ्वीराज ने उसकी नाक काट ली थी। जयचंद ने आंखें बंद की और उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। उस ख्याल का नाम था मोहम्मद गोरी। जयचंद ने क्या किया? अपनी ही बेटी की खुशी के बदले उसने एक ऐसा दुश्मन बुलाया जो पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। पृथ्वीराज ने गोरी को एक बार नहीं 16 बार माफ किया, लेकिन 17वीं बार। और संयोगिता, उस रात जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। चैप्टर 2 में जानिए उस प्यार का वो अंत जो दिल तोड़ देगा।